Yes, am I audible, Anuj? Yes, Anuj, am I audible? Yes, online stress, am I audible? Confirm, please. Yes, sir, you are audible. So just wait for the students so that they can join, then we will start the class, okay? Fine, sir. Students are still joining. Please wait. अभी क्या प्रीवियस क्लास अभी चल ही रहा है क्या आप लोगों का? इससे पहले वाला जो क्लास था
Yes, everyone, please confirm. No, sir. फिर बच्चे लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कोई बताओगे? OSI मॉडल के बारे में बता रहे थे। सॉरी, OSI मॉडल के बारे में बता रहे थे, लेयर उसका सब लेयर। बताया था क्या? टीसीपी? यस सर, टीसीपी आईपी हो गया था सर। की आवाज नहीं आ रही है थोड़ा। टीसीपी आईपी हो गया Yes. था। टीसीपी हो गया था। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना? चलिए मैं थोड़ा सा पहले आप लोग से पूछ लेता हूँ, क्या क्या आप लोग रिवीजन किए हो, नहीं किए हो, देन हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। जस्ट 1 मिनट बच्चों। चलिए बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार कोई कंफर्म कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज क्या क्या बताया था, किसी को याद है तो ये भी बता दीजिए। तो कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये सब बताए थे। चलिए कोई बताओगे कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है? सर कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि अभी जैसे जूम पे हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये लाइव, तो ये हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। और जैसे कोई मैसेज सेंड कर दिया और वो चला गया, तो वो हो गया कनेक्शन लेस। यानी जहाँ पे, जैसे सिंपल सी बात, जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन करने के लिए पहले हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है ना? तो हम लोग जो जूम से करते हैं, Yes. कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं ना बच्चों। जूम के थ्रू हम कनेक्शन क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं, एंड देन Yes, sir. उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड। चलिए पहले कुछ चीजों को हम और भी देखेंगे यहाँ पे, जैसे कुछ टर्म्स है, पहले उसको हम समझेंगे। क्लाइंट सर्वर मॉडल, आप लोग कितने लोग जानते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में? क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में कितने लोग जानते हो आप लोग? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कितने लोग जानते हो उसके बारे में? क्या होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल? यस एनीवन? सुने हुए हैं लेकिन याद नहीं है सर। कोई भी नहीं समझ तो इसका मतलब क्या होता है? ट्राई करो थोड़ा समझ, बताओ कहीं तो कहाँ थोड़ा पे। सा हिंट दीजिएगा तो याद आ जाएगा। यस, तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है? पहले मैं कुछ फिगर्स आपको शो करूंगा, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों। जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब चीजें नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है। ये सब चीजें कंसेप्ट आपका होना चाहिए, है? जैसे देखो ये मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, आपको विजिबल है? या फिर सिंपल मैं बात करूं, ये पिक्चर आपको विजिबल है? यहाँ पे दिख रहा है आपको? या सुनो, यस। अब इस पिक्चर को गौर से देखो, है ना? गौर से देखिए इस पिक्चर को। क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट पहले समझिए। क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, पहले इसको समझिए। बेसिकली क्या है कि, चलो एक चीज बताओ, आप लोग में से सब लोगों ने कभी शॉपिंग किया होगा अमेजन से या फ्लिपकार्ट से? किया होगा, सारे लोगों ने किया होगा। यस सर। यस सर। या कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो देखते हो बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि लॉन्च होगा तो फर्स्ट
और पहले सबसे पहले बुक कर लेंगे, ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। यस सर, नोटिफाई नोटिफाई नहीं रहता सर। तो बेसिकली होता क्या है वहां पे समझिए, जैसे सर्वर है, किसका सर्वर है, मान लीजिए अमेजन पे यदि लॉन्च हुआ है तो अमेजन का सर्वर होगा, उस पर वो प्रोडक्ट होंगे। मान लो उसने उस पर प्रोडक्ट शो किए, एक्चुअली तो वहां पे तो लॉजिकली काम होता है, मोबाइल तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, मोबाइल का नंबर प्रेजेंट होता है, कितने उसके पास स्टॉक है। तो मान लो उसने 1000 स्टॉक शो किए, अब लोगों ने देखा कि 1000 स्टॉक है और उन्होंने बताया कि 12 बज के इसका स्टार्ट होगा, है ना, सेल स्टार्ट होगा 12 बजे। अब लोग क्या करते हैं, 12 बजे से पहले तैयार होते हैं अपने मोबाइल लेके, नेटवर्क लेके, कि फर्स्ट हम सबसे पहले ले लेंगे, बुक कर लेंगे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे उस सर्वर पे सब कुछ है, उस वेबसाइट पे सब कुछ है, वेबसाइट का अपना एक डेटाबेस होता है ना, वो वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे लोड होता है। चलिए अब देखिए वेबसाइट का अपना एक सर्वर होगा, जहां पे सारा कुछ इंस्टॉल होता है, उसका डेटाबेस भी होता है। अब हम अपने मोबाइल से कनेक्ट होते हैं तो अमेजन के सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं। आप भी मान लो उसी मोबाइल को लेना चाहते हो तो आप भी कनेक्ट होंगे, वेबसाइट ओपन करके रखते हो मोबाइल पे या लैपटॉप या किसी चीज में, वैसे ही कोई और भी करता है। ऐसे बहुत सारे लोग देखते होंगे आपने, बहुत सारे लोग अपने अपने मोबाइल से कनेक्ट होते हैं सर्वर पे, ऐसा होता आपने देखा होगा। अब देखिए तो हम सब क्या है, बेसिकली हम उस वेबसाइट सर्विस लेना चाहते हैं ना, हम उस वेबसाइट से सर्विस लेना चाहते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, सर्वर कहो या जो भी कहो, या अमेजन का वेबसाइट जो भी बोलो आप, तो ये क्या सर्वर है, और हम लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं वो सारे क्या है, क्लाइंट है। क्या है, उसके क्लाइंट है। यानी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट से जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हम वहां से कुछ शॉपिंग करते हैं, तो जो वेबसाइट का जो है फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, वो एक सर्वर है एक तरह कह सकते हैं, और हम उससे कनेक्ट होके वहां पे कनेक्ट होते हैं, देन हम उस पर अपना डिटेल भरते हैं और देन शॉपिंग करते हैं। तो ये काम हम करते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई और भी कर सकता है। तो बेसिकली हम उस क्लाइंट से सर्विस लेते हैं ना, यस ना बच्चों, बेसिकली हम उस क्लाइंट से सर्विस लेते हैं। तो हम क्या हो गए, क्लाइंट सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता सर्विस लेते हैं बेसिकली। तो हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। और सर्विस देता कौन है हमें, वो वेबसाइट देता है अमेजन का या फ्लिपकार्ट का, तो वो क्या हो गया, सर्वर हो गया। सर्वर, यही कंसेप्ट कहलाता है आपका क्लाइंट सर्वर। बट ये तो कहने के लिए हो गई, लेकिन बात ये है एक्चुअली हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अभी देखो रवि ने कुछ पूछा है, यस रवि बताइए, यस रवि, रवि रंजन कुछ पूछना है आपको। रवि आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलिए नहीं है तो कोई बात। तो बेसिकली देखिए, यस रवि, चलिए तो बेसिकली क्या है कि वो जो हम जो सारे मोबाइल्स हैं जो कनेक्ट होते हैं सर्वर से, वेबसाइट से, या किसी भी वेबसाइट से, या किसी भी शॉपिंग साइट से, या किसी भी चीज से, तो हम उसके क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, और वो हमारे लिए सर्वर होता है क्योंकि वो सर्विस देता है, हम उससे सर्विस लेते हैं, तो हम क्लाइंट हो गए। अब एक क्लाइंट बेसिकली कौन हो सकता है बच्चों, क्या हम क्लाइंट हैं या हमारा मोबाइल क्लाइंट है, ये बताओ। ये चीज हमारा मोबाइल से, हमारा फोन, जैसे आपका फोन हो गया, तो कहने का मतलब देखिए लॉजिकली क्या होता है, हम क्लाइंट हुए, मतलब सिंपली कहने के लिए हम क्लाइंट, क्योंकि हम ही मोबाइल यूज करते हैं, मेरा मोबाइल होता है कनेक्ट होता है। लेकिन रियल में कहो तो मोबाइल भी सर्वर क्लाइंट नहीं होता है। आप जो मोबाइल में ब्राउजर आपने जो ओपन कर रखा है ना, या जो सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करता है जो वो आपने क्लाइंट। ओपन कर रखा है वो क्लाइंट होता है, यस सर, यस समझ सर। गया। यस सर, जो आप एप्लीकेशन ऑन कर रखे हैं वो एक्चुअली में क्लाइंट है। जैसे आप अपने मोबाइल में मान लो वेबसाइट या एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हो अमेजन का, तो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है, वैसे सारे लोग कर रहे होंगे। बट जब आप कनेक्ट कैसे हो, तो जब आपके सिस्टम इंटरनेट होता है, यस सर, जब इंटरनेट होता Yes, है sir. तभी आप कनेक्ट हो पाते हो। तो बेसिकली हम क्या है, वो हमारा एप्लीकेशन है, या हम ब्राउजर के हेल्प से वेबसाइट ओपन करके करते हैं। तो ये जो क्लाइंट का कंसेप्ट यहाँ पर है, वो हम नहीं, हमारा सिस्टम नहीं, वो हमारा एप्लीकेशन होगा या हमारा वेबसाइट होगा, ठीक है। देन बच्चों बात आती है सर्वर। सर्वर मतलब वो वेबसाइट, और आपको पता होना चाहिए, जैसे आप गूगल की ही बात करते हो, देखते हो कभी .google.co.in भी होता है, आपने देखा है कभी, या कभी आपने देखा google.com भी होता है। यस सर, इसका क्या मतलब है, कोई बताओगे। गूगल के भी अलग अलग सर्वर हैं, एक लोकल सर्वर होता है जो हमारे इंडिया में है,
और एक सर्वर होता है जो फॉरेन सर्वर, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का होता है ना। अब एक जगह वो डेटा स्टोर नहीं कर सकता है, डेटा स्टोर करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि एक जगह हो तो मान लो करप्ट कर गया तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। तो जनरली क्या होता है, हर एक कंट्री के अंदर वो उसने अपना अपना लोकल सर्वर खोल रखा है, वो उस लोकल सर्वर से आपका एक मेन सर्वर कनेक्टेड होता है। तो जब सर्वर की बात करते हैं ना, तो सर्वर एक लोकल सर्वर होता है और एक आपका क्या होता है, फॉरेन सर्वर होता है। जैसे कुछ बच्चों ने मैसेज किया है, मैं देख लेता हूँ क्या मैसेज किया उन्होंने। यस सर, ब्राउजर इज क्लाइंट, यस यस। सो बेसिकली मतलब जिसके किसने बोला है, मैं चेक कर लेता हूँ कि $90 मैंने बोला कि ब्राउजर का सही है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, तो बेसिकली हम इंटरनेट के थ्रू ही सर्वर से कनेक्ट होते हैं। हमारा सिस्टम बोलो या हम बोले या हमारे सिस्टम में जो ब्राउजर ओपन हुआ है वो क्लाइंट होगा, और सर्वर है जिस वेबसाइट को हमने ओपन कर रखा है। अब मैंने बोला सर्वर भी दो तरह के होते हैं यहाँ पे, एक लोकल सर्वर होते हैं, एक फॉरेन सर्वर होते हैं। लोकल सर्वर ये है जो जिस सर्वर से हम कनेक्ट होते हैं लोकली, बट कभी कभी हम फॉरेन सर्वर से भी कनेक्ट होते हैं। आप पूछोगे सर यहाँ पे लोकल सर्वर का कंसेप्ट क्या है, फॉरेन सर्वर का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है यहाँ पे, किसी को आइडिया है लोकल सर्वर फॉरेन सर्वर के बारे में? एनीवन? Is there any idea about local server, foreign server, etc? किसी को भी? सर VPN के थ्रू जो कनेक्ट होता है सर, वो फॉरेन सर्वर है सर। जिससे हम किसी भी ना देखो, फॉरेन सिंपल नेटवर्क सर कनेक्ट। जैसे देखो सिंपल, आपने देखा होगा जो हर एक वेबसाइट का .in भी वर्जन होता है, .com वर्जन भी होता है, आपने देखा होगा। यस गूगल का भी .in है, .com भी है, सुना है? यस सर। मान लो यदि गूगल ने अपना सर्वर हमारे कंट्री में भी एस्टेब्लिश कर रखा है, हमारे कंट्री में भी सर्वर होगा उसका लोकल सर्वर, जहां पे हमारे इंडिया से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन उस पर स्टोर होगा। वैसे हर एक कंट्री में उसका अपना एक सर्वर होगा जहां पे उस कंट्री से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होता है। अभी आपने कुछ चीजें भी सुना होगा, कुछ एक बार कुछ इस तरह का आपने सुना होगा, एक ऐप था जिसका नाम कुछ था, इस पे कि लोग वीडियो उस पे रील्स बनाते थे, क्या नाम था उसका, किसी को याद है? टिकटॉक। टिकटॉक। अब टिकटॉक पे इतना बवाल हुआ, क्यों हुआ बताइए? इसी को लेके, सर्वर को ही लेके बवाल हुआ। क्यों बवाल हुआ? क्योंकि जो टिकटॉक का जो सर्वर था बच्चों, वो यहाँ पे नहीं था, वो चाइना में था। तो उन लोगों ने, इंडियन ने बताया, इंडियन के जो IT विभाग के लोग हैं, उन्होंने बताया कि आप हमारे वीडियोस को वहां पे रखे हो, आप एक काम करो, आप अपना सर्वर हमारे कंट्री के अंदर खोल दो ताकि हमारे कंट्री के अंदर ही डेटा रहेगा। और सही भी कहना था, क्योंकि आपका डेटा किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है, आपका जो है, तो वो गलत है ना, मिसयूज भी कर सकता है। तो इंडियन ने कहा, इंडियन के जो IT विभाग ने, उन्होंने बताया कि नहीं, आप क्या करो, आपको चलाना है, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसका सर्वर इंडिया में डालो, लोकल सर्वर बनाओ, जैसे गूगल का सर्वर है, जैसे और भी चीजों का सर्वर है। तो इससे फायदा क्या है कि आपका डेटा जो है आपकी कंट्री में रहेगा। मान लीजिए वो एक्सेस कर ले कुछ भी, लेकिन आखिर फिजिकली जो है डेटाबेस तो आपका कंट्री में ही रहेगा। तो उससे फायदा क्या है? ये फायदा है कि आपका डेटा सेफ रहेगा, आपके कंट्री में है तो। आप कोई दूसरा कंट्री को देखो क्या कर रहा है उस डेटा के साथ, क्या पता। तो इसी पे विवाद हुआ था और देखा होगा आपने बाद में कि उसको बैन कर दिया गया है ना। तो कहने का मतलब यही है कि लोकल सर्वर मतलब जो हमारे आसपास का सर्वर है, जो हमारे कंट्री के अंदर है, उसको लोकल सर्वर कहते हैं। अब मान लो ऐसा, अब फॉरेन सर्वर क्या होता है? जो हमारे कंट्री से बाहर है, क्या मेन सर्वर। बेसिकली ये होता है बच्चों, जब आप लैपटॉप के हेल्प से, लैपटॉप में ब्राउजर के कुछ भी सर्च करते हो ना, कुछ भी सर्च करते हो बच्चों, तो सिंपली एक्चुअली हम सर्च नहीं करते हैं। आपने देखा होगा HTTP लिखते हैं, पहले कॉलन लिखते हैं, / लिखते हैं, फिर www लिखते हैं, फिर बहुत सारा, फिर उसका वेबसाइट लिखते हैं, जो भी लिंक लिखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम तो कनेक्टेड है सर्वर से, कैसे? इंटरनेट के हेल्प से। और हम एक्चुअली में जब कुछ सर्च करते हैं तो रिक्वेस्टिंग होता है। क्या होता है रिक्वेस्ट? जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे HTTP और मैं एंटर करूँ, देखो सिस्टम जो फास्ट है, देखो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग है, वेटिंग करके आया आपको। जैसे यहाँ पे गूगल ये कैलेंडर ओपन हो गया, मुझे बैक करना है इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे क्या मैंने लिखा था आपको HTTP, या मैं सिंपल लिखूँ यहाँ पे सीमेज।
तो बेसिकली जब हम लिखेंगे, देखो कभी कभी आपने देखा नेट बहुत स्लो होता है तो बहुत धीरे धीरे यहाँ पे कुछ आपको लोडिंग दिखाएगा, वेटिंग दिखाएगा, ऐसा कुछ दिखाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। क्या होता है बच्चों, कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं गूगल कॉलेब, सपोज कुछ भी मैं गूगल कॉलेब ही ओपन करता हूँ, देखो अभी फास्ट होगा क्योंकि नेट फास्ट था, बट जब स्लो होगा देखो कि यहाँ पे आपको कनेक्टिंग करके ऐसे बताएगा। तो बेसिकली होता क्या है, आपने सर्च किया, आपके स्क्रीन पे विजिबल हो गया, आपको लगता है कि बहुत काम आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। होता क्या है बच्चों, बेसिकली जो मैं बता रहा हूं आपको, पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, गूगल के सर्वर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये डेटा चाहिए। चलिए हम गूगल से भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोकल सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिक्वेस्ट करने में डेटा वो चाहिए। अब लोकल सर्वर क्या होता है, उसको पहले अपने डेटाबेस, हर एक सर्वर के पास अपना डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में पहले उस कंटेंट को ढूंढेगा कि वो उसके कंटेंट में, उसके डेटाबेस में है या नहीं है। रिक्वेस्ट किया, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, देन इसने देखा कि अच्छा वो जो है जिसने रिक्वेस्ट भेजा है वो सही ऑथेंटिक यूजर है, फिर वो सर्वर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, रिक्वेस्ट को लगेगा सही है तो फिर उस रिक्वेस्ट को के लिए अपना डेटाबेस में ढूंढेगा वो है या नहीं। और यदि उसे लगता है कि ये जो जिसने क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट भेजा है वो ऑथराइज सर्वर है, वो सही पर्सन है या सही क्लाइंट है हमारा, तो उसके रिगार्डिंग वो डेटा ढूंढ के और एज अ रिस्पॉन्स वो क्लाइंट को भेजता है, फिर इंटरनेट के मीडियम से। क्या भेजता है वो, क्लाइंट को भेजता है इंटरनेट के मीडियम से। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आप सर्च कर तो आपको मिल ही जाता है, ऐसा पॉसिबल है क्या, हर डेटा मिल जाए? तो कभी कभी देखो ज्यादा टाइम लगता है। आप देखो कोई ऐसा डेटा सर्च करो जो कि नहीं है, मान लो, तो पहले वो क्या करता है, लोकल बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ सर्च करते हो तो रिक्वेस्ट करते हो तो वो लोकल सर्वर के पास, जैसे गूगल के लोकल सर्वर के पास जाता है और वो अपने डेटाबेस में ढूंढता है उसको है या नहीं है। यदि मान लो मिल गया तो आपको एज ए रिस्पॉन्स पहले वो चेक भी कर लेता कि ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है, तो एज ए रिस्पॉन्स आपको भेज देगा। बट कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो लोकल सर्वर के पास वो डेटा नहीं है, लोकल सर्वर के पास वो डेटा नहीं है, तो क्या होगा उसके, तब जाके बच्चों फिर वो लोकल सर्वर अपने फॉरेन सर्वर से कनेक्ट होता है, कि उनको रिक्वेस्ट करता है कि देखिए किसी क्लाइंट ने ये डेटा की रिक्वेस्ट की है, यदि है मेरे पास तो नहीं, यदि आपके पास है तो आप दीजिए। फिर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसका फॉरेन सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है लोकल सर्वर से, वो अपने डेटाबेस में ढूंढता है, ढूंढने के बाद यदि उसे मिल गया तो एज ए रिस्पॉन्स भेज देता है लोकल सर्वर को, नहीं मिला तो वो उसे डिनाई कर देता है, वो बताता है कि वो प्रेजेंट नहीं है। तो आप देखते हो फिर आपको मिल दिखता है कि कंटेंट नॉट फाउंड या ऐसा कुछ आपको मैसेज मिलता है, देखा आपने? तो कुछ इस तरह से क्लाइंट सर्वर मॉडल आपका काम करता है। समझ में आया या ना नहीं आया बच्चों, बताइए। तो इसी को कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। एनीवन बताइए, किसी को डाउट है तो? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। एक देखिए, एक तो होता है पीयर टू पीयर, मतलब जिसमें क्या होता है दो सिस्टम आपस में बस कनेक्टेड है और दोनों ही सिस्टम आपस में करते हैं, तो उसको हम पीयर टू पीयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाईफाई से ब्लूटूथ से दो सिस्टम कनेक्ट कर लिए, है ना, बट जब आपको किसी ऐसे रिसोर्स से किसी दूसरे के सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है तो वहां पे भी क्लाइंट सर्वर मॉडल का कंसेप्ट आता है, और वहां पे आप रिक्वेस्ट भेजते हो, देन वहां पे उस रिक्वेस्ट के फॉर्म में उसके पास रिक्वेस्ट जाता है, एंड देन बाकी चीजें मैंने आपको बताया ही था कि कैसे वो ऐसा मॉडल या फिर जो है टीसीपी/आईपी मॉडल काम करता है, उसी फॉर्म में रिक्वेस्ट जाता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग काम होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए अब बच्चों बात करते हैं, हम एक डोमेन नेम सिस्टम की बात करते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप सबको या नहीं, कंफर्म कीजिएगा। विजुअल है सर। कौन सा स्क्रीन विजिबल है? क्लाइंट सर्वर मॉडल सर। क्लाइंट सर्वर मॉडल। नहीं, मैं अब शेयर कर रहा हूं आपको ये कुछ एप्लीकेशन लेयर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। क्या है? कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। DNS, SMTP, ये सब नाम आपने सुना ही होगा या कंप्यूटर नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक। ठीक है, so there are several protocols which works for user in application layer. Application layer protocols can be broadly divided into two categories: protocols which are used by the user and the protocol which helps the and support protocol
यूज्ड बाय द यूजर। मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जो यूजर को हेल्प करता है, जैसे HTTP का नाम सुना होगा आपने, कनेक्ट होने में, सर्वर से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। बट कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे भी हैं जो जब वो सर्वर यूजर किसी प्रोटोकॉल को यूज करता है तो उस प्रोटोकॉल को भी हेल्प करने वाला कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप ऑफ बोलते हैं। मतलब जो यूजर के लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है उसको सपोर्ट करने में जो हेल्प करता है उसको हम कहते हैं सेकंड टाइप। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। तो इसी तरह से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। उसमें से आपने ईमेल के लिए जो देखा वो सारे जो है आपके आते हैं किसमें, ईमेल जो आप यूज करते हो वो डायरेक्ट यूज करते हो, बट ईमेल में भी के बहुत सारे प्रोटोकॉल सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, वो आपके सेकंड टाइप हो गए। जैसे डीएनएस आपका सेकंड टाइप हो गया। तो आइए उसमें से कुछ प्रोटोकॉल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली होता क्या है बताओगे मुझे? सर जैसे siemens.in है ना हाँ? सर, उसका सर एक प्रॉपर जिसे सर यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके सर उसके वेबसाइट को। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप कोई वेबसाइट के लिए कुछ जैसे आप डोमेन परचेज करते हो तो मान लो आप किसी के, मान लो जिस सिंपल पहली बात दो चीजें होती है, एक होस्टिंग होती है, एक होस्टिंग भी होता है ना, होस्टिंग करना। आप देखते हो वेबसाइट बनाते हो उसको होस्टिंग करते हो, मतलब कहीं ना कहीं किसी के सर्वर पर लोड करते हो, कहीं प्लेस पे लोड करते हो। तो एक होता है वो होस्टिंग और एक होता है आपका कि उसके लिए आपको डोमेन नेम चूज करना पड़ता है, मतलब वेबसाइट का नाम चूज करना, जिसको डोमेन नेम हम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बनाओगे, मान लो राहुल नाम से है, rahul.com आप बनाओगे, तो .com ये क्या है आपका, बताइए? सर .com डोमेन का डोमेन है सर। डोमेन, हाँ डोमेन नेम है, मतलब बताता है वो किस तरह, वो वेबसाइट आपका किस तरह का है। जैसे .com का नाम सुना होगा आपने, .in का नाम सुना होगा आपने, है ना, यस सर। .uk, .in, .org, .edu, .org, .in, ऐसे बहुत सारे चीज, ये सारे क्या बताते हैं, ये डोमेन बताते हैं, सब डोमेन्स होते हैं। .in का मतलब वो इंडियन वेबसाइट है, .uk का मतलब यूके का वेबसाइट, .ck का मतलब चाइनीज वेबसाइट है, यही होता है। उसमें भी .com लगा दो, कॉमर्शियल वेबसाइट है। तो ये चीजें हैं, मतलब आप जब कोई वेबसाइट बनाते हो तो आप उसके लिए पहले तो सिलेक्ट करते हो ना, वेबसाइट का नाम कुछ भी सिलेक्ट करते होंगे, डोमेन सिलेक्ट करते हो, है ना। जैसे कि आप एक नाम Yes, सिलेक्ट sir. करके आप वेबसाइट का नाम, आप अपना नाम राहुल रखोगे, लेकिन राहुल के बाद आपको क्या यूज करना है, .com, .in, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें क्या करते हो, डोमेन नेम परचेज करते हो, यस और नो, डोमेन परचेज। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप वेबसाइट को लोड करते हो तो उसका भी कुछ एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है ना, इंटरनेट पे भी उसका आईपी एड्रेस जहां पे लोड करते हो। बट क्या बताओ, आप जब किसी को बताओगे कि हमने वेबसाइट बनाया, देखो मेरा वेबसाइट, तो आप आईपी एड्रेस भेजोगे उसको, दैट इज अ टीडियस टास्क, और याद करना मुश्किल होता है उनको। हाँ नीतीश, डोमेन नेम पूछ रहे हैं आप एक्चुअली। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन .in और .com सर? .in मतलब सिंपली इफ द वेबसाइट इज इन इंडियन देन इट इज कॉल्ड .in। और आपने क्या पूछा सेकंड, .com? यस सर। .com मतलब जैसा Commercial. है जो कमर्शियल वेबसाइट कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सर government.in हो गया, military.in हो गया, ये सब मिलिट्री, उसका। तो यहाँ पे मतलब ये सारे इंडियन है ना, Yes, sir. इंडियन वेबसाइट। सर व्हाट डज मीन सर कमर्शियल सर? कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस। ओके सर। गूगल के भी दो, एक गूगल में मैंने क्या बोला आपको, इंडिया में भी एक सर्वर बना रखा है, तो google.in भी होता है, तो google.co.in भी आप लिखते हो, है ना, google.co.in। और एक होता है, आपने सुना होगा कि google.com सीधा लिखते हो, तो google.com ब्रॉड कैटेगरी हो गया, मतलब जो कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करता है। लेकिन जब .co.in देखो तो मतलब वो इंडियन का है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, इससे पता चलेगा किस तरह का वेबसाइट है आपका, ये पता चलता है। तो मान लो आप वेबसाइट आपने बना लिया, आपको उसको लाइव करना है, तो आप पहले क्या परचेज करोगे, डोमेन परचेज करोगे। तो ये डोमेन, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप rahul.com चाहते हो, पहली बार .com आप परचेज कर लोगे, चलो कोई बात, .in भी कर लोगे, लेकिन क्या राहुल है प्रेजेंट या नहीं है, तो आपको क्या होता है, वेबसाइट पे आपको जैसे आप कोई अपलोड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग एड्रेस होगा, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। बट आईपी एड्रेस हम सबको नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हो, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो,
एक डोमेन नेम सिस्टम का यूज करते हो, इसके थ्रू जैसे आप नाम को मान लो आपका कोई आईपी एड्रेस है जो डॉट डॉट के फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में या 01 के फॉर्म में, आप उससे करस्पॉन्डिंग ऐसा नाम ढूंढते हो जो कि सुनने में थोड़ा आसान हो, है ना। तो वही सिस्टम आपका डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। सो डोमेन नेम सिस्टम वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, इट यूजेस यूडीपी प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन। डीएनएस यूजेस हायरार्किकल डोमेन बेस्ड नेमिंग स्कीम। जैसे आप देखते हो ना, जैसे मैंने बोला कि google.co.in, तो google.co.in, तो हायरार्की है ना, इन के अंदर कौन सा कमर्शियल, कमर्शियल के अंदर कौन सा ये सारा, तो एक तरह का हायरार्की मेंटेन होता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे दिया हुआ, द डीएनएस सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड विथ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम एंड ईमेल एड्रेस मैप्ड विथ देयर रिस्पेक्टिव इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी आप नोट पे डाल दो, सबका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस से करस्पॉन्डिंग आपको एक नाम दिया जाता है जिसके थ्रू डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए आप जब वेबसाइट पे बनाते हो ना, तो जब परचेज करो, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारा जो डोमेन देता है आपको, कभी आपने सुना होगा इसका godaddy.com, सुना है? सर godaddy.com? नो सर। यस सर। यस सर, ये क्या GoDaddy है? पर क्या सर है? वेबसाइट का सर, किसी वेबसाइट का सर डोमेन नेम खरीद सकते हैं सर। हाँ, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, बट एक चीज और गौर करना बच्चों, तो वो डोमेन नेम देती है, कुछ होस्टिंग के साथ देती है, कुछ होस्टिंग अलग से करना होता है आपको, है ना। तो कहने Yes, का sir. मतलब ये है कि जब आप कुछ भी खरीदोगे तो आप पहले देखते हो अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्या उस नाम से पहले है या नहीं। मान लो आपको कमर्शियल चाहिए था तो ज्यादा खर्चा लगेगा, तो आप देखते हो .com में है कि नहीं। मान लो आपका नाम राहुल है, आप राहुल.com ढूंढोगे, तो पहले वो डेटाबेस में ढूंढेगा कि राहुल नाम से कौन कौन है, पहले .com में देखेगा कि है कि नहीं। मान लो .com आपको नहीं मिला, आप क्या सोचे, चलो देखते हैं .in में ट्राई करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। अब .in के पास जाओगे, मान लो उसके पास डेटाबेस में पहले से कोई ले रखा है, मान लो फिर आप .com में नहीं मिला, फिर आप .org में ढूंढोगे। मतलब सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्या कॉमन नेम है तो मोस्टली लोग यूज कर लेते हैं, राहुल नाम से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ऑप्शन देता है कि देखिए सर ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, तो आपको सजेस्ट करता है, फिर आपको लगता है कि नहीं चलो। इसीलिए देखते हो जो डोमेन नेम रखते हैं ना, सिस्टम का यूज करें, तो वहां पे जो वेबसाइट का नाम हम लोग यूनिक रखते हैं ताकि जो एक बार में मैच कर जाए। ऐसा होता है? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है, देखिए क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या, जैसे मान लो अपने ब्राउजर में आपने लिखा www.cmage.in, सपोज आपने लिखा, ये हमारा क्या है, वेबसाइट का नाम है। अब यहां से समझिए, जब आप देते हो ना, तो ये चीजें डायरेक्टली मान लो, इसका मतलब आप www के सर्वर से आप कनेक्ट होना चाहते हो, सीमेज के सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो, वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहते हो, ये डायरेक्टली नहीं होता है। इंटरनली क्या होता है, पहले उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग जो उसका आईपी एड्रेस है उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन उस आईपी एड्रेस के थ्रू उस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो वर्ल्ड वाइड पे कहां पर है, एंड देन उसके थ्रू आपको रिक्वेस्ट जाता है, फिर वो कनेक्ट होकर आपको रिस्पॉन्स के रूप में मिलता है। इतना सारा पार्ट होता है, बट लोग याद रखने के लिए मैपिंग करवा लेते हैं ताकि जो है चीजें आसान हो, लोगों को याद रहे। ठीक है, तो पहले जो है डीएनएस सर्वर जो है उसको क्या करता है, जब भी आप कुछ वेबसाइट का नाम लिखते हो ना, उसके करस्पॉन्डिंग डीएनएस सर्वर क्या करता है, पहले आपको ढूंढता है कि उसके करस्पॉन्डिंग डीएनएस सर्वर में कहां पे उसका आईपी एड्रेस है, और देन उस आईपी एड्रेस को फिर आपको रिटर्न करता है आपके सर्वर पे, आपके ब्राउजर पे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर आपका रिक्वेस्ट जाता है उस सर्वर पे, उस वेबसाइट पे। ये चीजें होती हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कभी कभी नेट स्लो होता है तो ये चीजें आपको भी तो फास्ट है ना, तो बहुत स्लो आपको नहीं दिखेगा, बट देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखा हूँ, देखो मैं थोड़ा एंटर मारता हूँ, सर कुछ सो ही नहीं अभी तो ये आसानी से, चूंकि फास्ट था तो सर आपका स्क्रीन कहाँ शो हो रहा है सर? नहीं हो रहा है। अभी देखो एक मिनट, मैं फुल स्क्रीन आई थिंक मैंने शेयर नहीं किया इसीलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए अब विजिबल होगा, विजिबल हुआ? यस सर। चलिए देखिए, जब हम वेबसाइट लिखते हैं, बेसिकली जिस वेबसाइट लिखते हैं और रिक्वेस्ट करके जैसे एंटर दबाते हैं, तो पहली बात तो इस वेबसाइट के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगा कुछ, तो डीएनएस सर्वर के पास ये जाता है, और डीएनएस सर्वर पहले क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग वो अपने डेटाबेस में ढूंढता है कि इसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस का एंट्री क्या है, और ढूंढने के बाद वो पहले आईपी एड्रेस वो रिटर्न करता है। क्या करता है वो? आईपी एड्रेस वो पहले
रिटर्न करता है हमारे ब्राउजर को, और देन उस आईपी एड्रेस की हेल्प से हम उस सर्वर पे कनेक्ट होते हैं। वो फिर www इसको ढूंढते हैं कि वो है कहाँ पे, एंड देन उससे हम कनेक्ट होते हैं। समझ में आई बात? यस और नो? तो यहाँ पे Yes, sir. डीएनएस आपका यूज में आता है। चलिए देन बच्चों बात आती है, हाँ एक चीज और, पोर्ट नंबर याद रखिएगा। पोर्ट नंबर, हर एक सर्वर का हर एक चीज का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। तो ये डीएनएस यूजेज यूडीपी पोर्ट नंबर 53, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे। देन बच्चों बात आती है एसएमटीपी का नाम आपने सुना होगा। व्हाट इज एसएमटीपी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो ईमेल सर्विस हम यूज करते हैं ना, तो ईमेल सर्विस के लिए हमारे पास ये प्रोटोकॉल हेल्पफुल होता है। Connectionless. हाँ बेसिकली, हाँ कनेक्शनलेस। द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। जब हम मेल किसी को भेजते हैं तो वहां भी मेलिंग का भी अपना एक प्रोटोकॉल होगा, एक सिस्टम होगा, जिसमें मैं वेबसाइट्स को बंद कर देता हूं बच्चों, ये इट विल टेक। So now it is visible. Just 1 minute. हाँ, तो सिंपल में एसएमटीपी शॉर्ट में बोलते हैं। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, अक्सर मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रॉम वन टू अनदर, दिस टास्क इज डन बाय मींस ऑफ ईमेल क्लाइंट्स सॉफ्टवेयर। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ईमेल सर्विस यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जीमेल यूज करते हैं, कोई याहू मेल यूज करता है, कोई ऑरकुट यूज करता है, कोई आउटलुक यूज करता है या नहीं करता है? बताइए। तो बेसिकली आपने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में जो एप्लीकेशन ओपन कर रखा है ईमेल का या जीमेल का, वो हमारा क्या हो गया? क्लाइंट सॉफ्टवेयर हो गया, जिसको यूजर एजेंट कहते हैं। यूजर एजेंट हेल्प्स द यूजर टू टाइप एंड फॉर्मेट द ईमेल। बेसिकली उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, ईमेल का स्ट्रक्चर होता है, उसके हेल्प से ईमेल हम टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं, एड्रेस पार होता है, सारा कुछ होता है वहां पे। होता है या नहीं होता है कि एड्रेस पार होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, सोर्स एड्रेस होगा, सब्जेक्ट होगा, ये सारा आप लिखते हो वहां पे उसी एजेंट के हेल्प से। ईमेल में जो ऑप्शन होता है क्रिएट ईमेल, आपने देखा होगा, एंड फॉर्मेट एंड द ईमेल एंड स्टोर इट अंटिल इंटरनेट इज अवेलेबल। और उसको स्टोर कर ड्राफ्ट में आपने देखा होगा, ड्राफ्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है यदि इंटरनेट नहीं है तो। देखा है आपने? When an email is submitted to send, जब आप सेंड करते हो, the sending process is handled by message transfer agent। तो वहां पे एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है जिसका काम होता है उसको सेंड करना, which is normally come inbuilt in email client सॉफ्टवेयर। जो करंट सॉफ्टवेयर है उसी में हमारे पास मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है, उसी के साथ होता है। एंड मैसेज ट्रांसफर एजेंट यूजेस एसएमटीपी। अब वही मैसेज ट्रांसफर एजेंट जिसका काम होता है सेंड करने का, वो क्या करता है? एसएमटीपी यूज करके, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके ईमेल को फॉरवर्ड करता है, मतलब आगे भेजता है ना। जो रिसिपिएंट होता है आपका, रिसिपिएंट या जो सर्वर के पास भेजता है, सर्वर जिस सर्वर के थ्रू आप कनेक्टेड हो, उस सर्वर के मैसेज ट्रांसफर एजेंट के पास भेजता है। While SMTP is used by end user to only send the email, the server normally uses SMTP to send। मतलब जब SMTP, while SMTP is used by the end user to only send the emails, the server only uses SMTP to send as well as receive email। तो बेसिकली इस तरह से क्या है, आपने भेजा, उस सर्वर के पास गया, अब वो सर्वर जो है के थ्रू उस आपका क्या कहते हैं उसको, सर्वर मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो है सर्वर का, उसके पास चला जाता है और वो फिर वहां से जिसको रिसीवर को होता है उसको भेज देता है। तो कुछ इस तरह से आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर यूजेस इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP और पॉप प्रोटोकॉल। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको कि एसएमटीपी के ही कह सकते हो। क्लाइंट सर्वर क्लाइंट सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारे सिस्टम के अंदर होता है, या तो पॉप होता है या IMAP। तो मोस्ट ऑफ द केस में पॉप होता है, जिसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आप कहते हैं। ये फुल फॉर्म भी याद रखिए बच्चों, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये सारे जो है ईमेल सर्विस के लिए यूज होते हैं। एक का काम होता है भेजना सर्वर तक, दूसरे का काम होता है सर्वर से रिसीव करना। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अभी मैंने एसएमटीपी का बात किया। एसएमटीपी का काम होता है कि वो मैसेज को फॉरवर्ड करता है, कहां से? मैसेज ट्रांसफर एजेंट से लेके सर्वर साइड के मैसेज ट्रांसफर एजेंट तक उसको फॉरवर्ड करने का काम। ठीक है। देन बच्चों और भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आपने FTP का नाम सुना होगा। आपने FTP का नाम सुना होगा? यस सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है बताओगे कोई? व्हाट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? सर फाइल ट्रांसफर के लिए सर बताए थे ना इससे पहले सर आप, जैसे कि OSI डिफरेंस मॉडल में TCP/IP। बेसिकली क्या होता है देखो, जब भी जैसे एक होता है ईमेल सर्विस भी यूज करते हैं, एक होता है हम बात करते हैं उसके अलग प्रोटोकॉल होता है, हम वेबसाइट पे कुछ सर्च करेंगे उसके अलग प्रोटोकॉल होता है कनेक्टिविटी के लिए। इसी में मान लो जब कभी आप कोई फाइल ट्रांसफर करते हो, फाइल ट्रांसफर मतलब डेटा ट्रांसफर करते हो, है ना, तो उसके लिए फिर अलग सिस्टम होंगे, अलग रूल्स होंगे, ईमेल के लिए अलग होंगे। तो जो यहाँ पे फाइल सिस्टम जब फाइल ट्रांसफर करते हो उस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसमें से एक आपका क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। So basically the file transfer protocol is most widely used protocol for file transfer over the internet। यानी नेटवर्क पे जो भी हम या इंटरनेट के हेल्प से हम जो भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, जैसे कभी आप PDF सेंड करते हो किसी को या कुछ भी सेंड करते हो, तो उस केस में उस जगह पे जो यूज में आता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। So FTP uses TCP/IP for communication and it works on TCP port number 20। और ये किस पे काम करता है? पोर्ट नंबर 20 पे काम करता है। FTP works on client server model, ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल का एग्जांपल है। Where a client requests file from server and server sends request resource to the backend। अब जैसे मान ली कोई चीज आप डाउनलोड करते हो किसी वेबसाइट से, करते हो क्या ही होगा आप लोगों ने, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कोई फाइल हो, करते हो या नहीं करते हो? तो किसी सर्वर से जब डाउनलोड करते हो तो आप पहले रिक्वेस्ट भेजते हो, है ना, एंड देन रिस्पॉन्ड मिलता है आपको। तो यहाँ पे जो है FTP आपका काम करता है फाइल के लिए, जिस फाइल के लिए भेजते हो तो यहाँ पे फाइल रिक्वेस्ट भेजना और यहाँ पे फिर उससे बाद रिस्पॉन्स मिलना, ये के बीच में आपका FTP काम करता है। सो FTP यूजेस आउट ऑफ बैंड कंट्रोलिंग, FTP यूजेस TCP पोर्ट नंबर 20 फॉर एक्सचेंजिंग कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्चुअल डेटा इज सेंट ओवर TCP। तो ये जो है आपको TCP/IP प्रोटोकॉल आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, प्रोटोकॉल में TCP/IP जो है आपका, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आपने देखा होगा जो होता है OSI या TCP/IP का, उसमें जो है उसके पोर्ट नंबर मतलब बेसिकली वो पोर्ट टू पोर्ट होता है। मतलब पोर्ट नंबर क्या, आपके सिस्टम में किस पोर्ट नंबर पे काम करता है उसके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज और कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन के लिए वो 20 यूज करता है और डेटा के लिए, एक्चुअल डेटा के लिए वो 21 प्रोटोकॉल यूज करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। Client requests the server for a file. When server receives a request for a file, it opens a TCP connection। मतलब एक TCP connection establish करता है वो। मतलब अच्छा TCP connection क्या होता है बताइए? दोनों तरह का होता है ना, वो कनेक्शन लेस भी होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड। So the client and transfer the file. After the transfer is complete, the server closes the connection for a मतलब कनेक्शन establish होता है जितने देर के ट्रांसफर होगा, और जैसे ट्रांसफर हो गया डेटा तो कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। फॉर अ सेकंड फाइल क्लाइंट रिक्वेस्ट अगेन, फिर से रिक्वेस्ट करता है एंड देन सर्वर रिक्वेस्ट द न्यू TCP कनेक्शन। तो इस तरह से कम्युनिकेशन आपका होता है इस तरह से। और यहाँ पे आपका इसी के लिए इसको बोल दिए जो परफॉर्म हुआ इसी टास्क को TCP/IP प्रोटोकॉल सॉरी FTP इसको हैंडल करता है, ठीक है। चलिए देन कम्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या है? The post office protocol version 3, इसके भी बहुत सारे वर्जन हैं, is a simple mail retrieval protocol। मतलब एक तो था सेंड करना, मतलब सर्वर पे सेंड करना काम किसने किया था बताइए आप लोग? सर्वर तक पहुंचाने का काम किसने किया था? SMTP, यस और नो? यस सर। यानी आप जब किसी को मेल करते हो तो आप मेल करोगे तो क्या होता है बेसिकली कि मेल करते हो तो पहली बात तो जैसे हमने गूगल जीमेल, तो जीमेल का भी अपना सर्वर होगा, हमने जीमेल के हेल्प से सेंड कर दिया यहाँ पे तो वो सर्वर के पास पहले जाएगा। अब सर्वर से जिसके लिए वो है उसके सिस्टम तक भी जाएगा, यानी रिसीवर के जो भी तो क्लाइंट ही हुआ एक तरह से, तो वहां से उसका काम है रिसीव करना। तो उस बीच में आपका कौन काम करता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। So basically post office protocol version 3 is simple mail retrieval protocol used by user agent मतलब client email software to retrieve mails from mail server। अब जिसके लिए है उसको नोटिफिकेशन चला जाता है और वो वहां से खुद रिट्रीव करता है। When a client needs to retrieve mails from server, it opens a connection with the server of TCP 110। User can then access this
access his mails and download them to the local computer, और फिर वो आपके जो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर देता है, यदि कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर में डाउनलोड कर देता है। POP3 works in two modes. The most common mode, the delete mode, is to delete the emails from remote server after they are downloaded to local PC. The second mode, the keep mode, does not read the email from mail server and gives the user an option to access email later on the PC. दो तरह के होते हैं, कभी कभी कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो आप जैसे रीड करोगे वो डिलीट हो जाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कि आप, जैसे नॉर्मली हम लोग साथ क्या होता है, हम तो बाद में भी देख सकते हैं, यस और नो, तो हम लोग कीप मोड में, सेकंड मोड में यूज करते हैं। चलिए ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो एक और भी है HTTP, मैंने एक दिन बताया भी था आपको फर्स्ट प्लेसमेंट क्लास में आई थी HTTP के बारे में, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें मैंने बताया, इसमें भी दो तरह के होते हैं, जैसे एक होता है आपका रिक्वेस्ट और रिस्पांस के रूप में भी ये काम करते हैं। जितने भी क्लाइंट सर्वर होते हैं ना, वो सारे रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पांस। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है वहां पे क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। मतलब आप क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, रिक्वेस्ट वेरीफाई होगा, सब कुछ हो जाएगा, तब जाके वो आपका रिस्पांस वो आएगा और देन आप कनेक्ट हो। तो यहाँ पे HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले आप जब कुछ नेट पे ओपन करते हो तो आपको यही मिलता है। द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब सर्वर पे तो बहुत कुछ है, इंटरनेट पे बहुत कुछ है, www जो इंटरनेट स्पेस कहते हैं उसमें बहुत कुछ है, बट हमें वहां से एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए कनेक्शन स्टैब्लिश करे, वही आपका काम करता है HTTP। Hypertext is well organized documentation system which uses hyperlinks to link the pages in the text model. HTTP works on client server model. HTTP works on client server model, है ना। ये भी मैंने बोला था आपको, ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, यानी पहले वो ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पांस की बात होगी। When a user wants to access any HTTP page on the internet, the client machine it uses or at users initiate a TCP connection to the server on port 80. Basically जो हम यूज करते हैं वो port 80 पे होता है। When the server accepts the client request, the client is authorized to access web page. पहले वो चेक करता है कि ऑथराइज सर्वर है या नहीं है, हैकर तो नहीं है, उसके बाद लगता है कि नहीं सब कुछ है, तो वो बस हमें वेब पेजेस को अलाउ कर, रिस्पांस के रूप में वेब पेजेस हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। टू एक्सेस द वेब पेज, ए क्लाइंट नॉर्मली यूजेस वेब ब्राउजर, जैसा कि आप सब जानते हो, who are responsible for initiating, maintaining and closing TCP connection. तो जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन कर लिया, जैसे मैंने मान लो यही वेबसाइट ओपन किया था, तो अब ये वेबसाइट है मान लीजिए, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश है। अब मैं यहाँ से कट कर दूं, कनेक्शन क्या हो जाएगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो वही चीज है, टू एक्सेस द वेब पेजेस ए क्लाइंट नॉर्मली यूजेस वेब ब्राउजर हु आर रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग, उसी के हेल्प से हम इनिशिएट करते हैं, वेब पेज को मेंटेन करते हैं एंड क्लोज भी करते हैं कनेक्शन। सो HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल which means the server maintain no information about earlier request by client। अब देखिए एक चीज, स्टेटलेस का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कुकीज का नाम सुने हो, या कुकीज का नाम सुने हो, या हिस्ट्री बनता है आपको पता है हमारे सिस्टम के अंदर। जब भी हम कोई वेबसाइट कुछ भी ओपन करते हैं उसका हिस्ट्री बनता है, कुकीज बनता है या नहीं, बताइए। अभी भी देखिए बना होगा, यहाँ गौर से देखिए। यस सर। इस पे जाएंगे और यहाँ पे गौर से देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए कुकीज है। आज मैंने जितने वेबसाइट ओपन किए सबका कुकीज बना होगा, देखो है ना कुकीज यहाँ पे बच्चों, देखो जितनी बार हमने एक्सेस किया सारा यहाँ पे आप कितना दिखा रहा था आपको, सारा दिखा रहा है आपको। ब्लॉक भी बहुत सारे हैं, तो कुकीज है यहाँ पे, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो बेसिकली कुकीज के फॉर्म में वो हमारे सिस्टम पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है, बट सर्वर पे इसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, सर्वर पे इसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है, सर्वर पे इसका इंफॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? रीजन ये है कि सर्वर पे इसका कोई भी, जैसे आपने अभी ओपन किया, मान लो स्टेटलेस का मतलब आपने जो अभी वेबसाइट ओपन किया था, तो आपका इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हुआ होगा, आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। आपका इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर नहीं होता है ना। आप 10 बार भी कर दो, आपका नहीं, आपका इंफॉर्मेशन सारा कुकीज आपके सिस्टम में बनता है। तो वही लिखा हुआ, विच मीन्स द सर्वर मेंटेन्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट
और इससे पहले आपने क्या रिक्वेस्ट किया था, नहीं उसका कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि स्टोर करना शुरू करें तो फिर इसको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस की। तो आज के लोग बिना मतलब के भी कुछ सर्च करते रहते हैं। अब कितना इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो HTTP वर्जन, HTTP 1.0, HTTP के बहुत सारे वर्जन हैं जो अलग अलग, मतलब HTTP का जो काम होता है ना वो अलग अलग टाइप से होता है प्रोसेस में। HTTP 1.0 यूजेस नॉन persistent HTTP, at most one object can be sent over a single TCP connection, इसको कहते हैं। 1.1 uses persistent, in this version multiple object can be sent over a single TCP connection। ये कुछ चीजें हैं, फिर डिफरेंट टाइप के उसके वर्जन हैं जो आपने देखा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताया। कौन कौन सा बताया बच्चों, याद रहेगा? DNS, FTP, SMTP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और HTTP। तो HTTP भी आपको पता है, दो पार्ट मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था कि इसमें दो पार्ट होते हैं, रिक्वेस्ट होता है और रिस्पॉन्स होता है, दो फॉर्म में है ना, रिक्वेस्ट मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज। बेसिकली ये हमें वर्ल्ड वाइड से WWW वेब से कनेक्ट करने में हमें हेल्प करता है, वेब से कनेक्ट करने में, रिक्वेस्ट भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बच्चों बताइए, कोई डाउट है किसी को, आप में से किसी को तो बताएंगे। नो सर। तो मैं ही पूछ लेता हूँ। तो बच्चों ये बताओ, यस मैं वन बाय वन पूछता हूँ आप लोग से, जस्ट 1 मिनट, वेरीफाई भी हो जाए कौन से बच्चे क्लास में हैं, कौन से बच्चे नहीं है। यस राहुल कुमार, रोल नंबर 18। राहुल कुमार, रोल नंबर 18। यस सर। Read कर लीजिए। इसका मतलब क्लास में आप कहाँ हैं बैठे वो समझ में आ गया मुझे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, आपका नुकसान है इसमें, ठीक है। सॉरी सर। रोल नंबर 24, क्या दीपक है या क्या है वो? BSc IT 24 रोल नंबर दीपांकर। यस दीपांकर, यस सर। तो ये बताइए आपकी पॉप में और SMTP में क्या डिफरेंस है? देखो जब मैं पूछता हूँ एटलीस्ट कैमरा ऑन कर लिया करो, एटलीस्ट उसमें आपका नेट ज्यादा खत्म नहीं होने वाला। एटलीस्ट जब मैं पूछता हूँ तो उस समय कैमरा ऑन कर लिया ताकि मुझे लगे भी कि हाँ कौन से बच्चे हैं, से भी पहचान में पाऊंगा मैं बच्चों को। जब आप ऑफलाइन क्लास करोगे कभी तो मैं पहचान पाऊंगा, हाँ ये बच्चे थे जो एक्टिव रहते थे क्लास, ठीक है। यस दीपांकर, कैमरा ऑन कर लीजिए। यस दीपांकर बताइए। SMTP और पॉप में क्या डिफरेंस है? यस बच्चों, SMTP और इसमें क्या डिफरेंस है? दीपांकर पता है या नहीं पता है? सर। क्या मतलब ये कि आप क्लास में नहीं थे? चलिए म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। इस प्रगति नंबर 22। प्रगति यस सर। कैमरा, जब मैं किसी का नाम लेता हूँ सारे बच्चे कैमरा अपना ऑन कर लिया करें खुद ही, एटलीस्ट जब मैं नाम बोलता हूँ तब। ऐसे रखो कोई बात नहीं। यस सर बाहर है इसीलिए कैमरा ऑन नहीं कर सकते। मतलब क्लास में आप नहीं कर रहे थे, आप बस ऐसे ही ज्वाइन थे। चलिए बताइए पॉप और SMTP में क्या डिफरेंस है? आप लोग कैमरा ऑफ करने का मिसयूज आप लोग करते हो बेसिकली। यदि आप खुद ही बहाना बनाते हो सर नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, नेट कनेक्ट खत्म हो जाता है, और खुद ही करते हो तो ये चीजें गलत है। हाँ तो प्रगति आपसे मैं क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए मुझे। सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SMTP एंड POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल?
यस आसिफ अली, रोल नंबर 9 आसिफ अली। आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगले वीक में मैं जितना पढ़ाया हूं उसका मैं टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है, और रैंडम टेस्ट लूंगा। रैंडम टेस्ट मतलब ये नहीं कि मैं अगले वीक बोल दिया तो अगले वीक में कभी भी ले सकता हूँ। सो आप वर्बली या सर रिटेन? रिटर्न तो पॉसिबल नहीं है, आपको पता है, तो वर्बली ही होगा। यस सर, चलिए यस सर। आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, है ना। चलिए पढ़ के आइएगा। कैमरा के लिए नेट जरूर भरवा लीजिएगा, वहां पे बहाना नहीं कीजिएगा कि सर हमारा नेट नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे को मैं बोल दे रहा हूँ। चलिए रवि कुमार रोल नंबर सर 29। पीडीएफ डाल दीजिएगा तो ना। हाँ पीडीएफ डाल देंगे, कुछ बाबू पढ़ाए तो भी तो पीडीएफ डाले ना, अभी तो स्टार्ट ही 2-3 क्लास तो हुए ही है, कुछ पढ़ाने दो। ये सर रिगार्डिंग टेस्ट बोला मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यस अभी रवि कुमार रोल नंबर 29। रवि कुमार रोल नंबर 29। देख रहे हो ये सब बच्चे क्लास में नहीं रहते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं, बस ज्वाइन करके चले जाते हैं। तो अब ऐसा करोगे तो फिर मैं, सिंपल सी बात है, जो कैमरा ऑन नहीं है उसको मैं अलाउ ही नहीं करूँ। क्लास है तो क्लास की तरफ भी उसको लीजिए, तभी आपका भी फायदा है। मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए बोलता हूँ। मुझे पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगा, बट लेकिन आप लोग कैमरा ऑफ करके रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर तो अच्छी बात नहीं है ना ये। तंदु प्रिया रोल नंबर 23। ओके काजल कुमारी कौन है इसमें? यस काजल बताइए क्या डिफरेंस है पॉप में और सन टीवी में? सर पॉप जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसमें मैसेज के बारे में मतलब जो मैसेज भेजते हैं, मैसेज ट्रांसफर होता है। और एसएमटी होता है सर। इसीलिए कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए कहते हैं सुना करो अच्छे से गौर से, ठीक है। सारे बच्चे को बोलता हूँ। अब एक ही चीज को एग्जाम के समय भी आप लोग रटोगे, याद कर, जब भी समझा रहा हूँ समझ में अभी नहीं आती है आप लोग को, क्यों सुनते नहीं हो। सिंपल सी बात है, देखो याद रखो चीजों को, हमेशा दिमाग पे 4 किलो का लोड रख के याद रखने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हल्के दिमाग से भी सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। मैंने बोला कि मान लो मेरे पास, सिंपल सी बात, ईमेल की बात करते हैं। मान लो हमारे पास भी ईमेल है, ईमेल अकाउंट है या जीमेल अकाउंट है। मान लो नीतीश के पास भी जीमेल अकाउंट है, उसके भी मोबाइल में एप्लीकेशन होगा, मेरे मोबाइल में भी एप्लीकेशन होगा। ऑब्वियसली हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन में आप देखते हो वहां पे क्रिएट होता है, क्रिएट ईमेल या करके ऑप्शन होता है, यहाँ पे कंपोज ईमेल करके होता है ऑप्शन। यस कंपोज सर। में हम जाते हैं, हम सबसे पहले जिसको भेज नीतीश का, हम उस पर ईमेल डालेंगे। फिर ये होगा रिसीवर का, फिर सेंडर का ईमेल मतलब अपना ईमेल डालेंगे। और फिर क्या होगा, सब्जेक्ट डालेंगे और नीचे जो कंटेंट है वो डालेंगे। यदि हमें कोई अटैचमेंट भेजना है तो वो भी ऑप्शन है वहां पर। चलो अब हमने टाइप किया, कर दिया। अब देखो हमारे एंड पे एक मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक एजेंट होता है, एजेंट जो हमारे एप्लीकेशन के लिए काम करता है। उस एजेंट का काम यह है कि जो ईमेल हमने सेंड जैसे बटन दबाया उसको वो फॉरवर्ड कर देता है। कहाँ पे? सर्वर पे। किसके सर्वर पे? जीमेल का अकाउंट है तो जीमेल के सर्वर पे उसको फॉरवर्ड कर दे। क्योंकि जीमेल सर्वर के पास सारा इंफॉर्मेशन है ना, किसने, उसके पास सारा इंफॉर्मेशन है। हमारा एड्रेस, नीतीश का एड्रेस, आप सबका एड्रेस उसके पास है। अब हमने सेंटर में नीतीश का डाला था, तो वो क्या करता है बेसिकली, वो सर्वर, तो सर्वर के पास भी क्या होता है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है।
वो वहां से उसको रिसीव कर लेता है। जैसे हमने भेजा सेंड, यहाँ का जो एजेंट उसको भेज दिया, वहां का एजेंट उसको रिसीव किया, सर्वर साइड पे उसको रिसीव कर दिया। अब वहां पे स्टोर रहेगा, एक इंफॉर्मेशन जाता है किसके पास, रिसीवर के पास। जैसे ईमेल के जो पास जो एप्लीकेशन है, जीमेल का जो एप्लीकेशन है उसके पास, उसके मैसेज ट्रांसफर एजेंट के पास ये मैसेज आएगा कि देखो एक तुम्हारे नाम से ईमेल आया है। अब उस सर्वर का आपके सिस्टम 29 के सिस्टम के एप्लीकेशन का जो मैसेज एजेंट है उसका काम है वहां से डाउनलोड करना उसको। अब वो क्या करेगा, वहां से उसको डाउनलोड करेगा, ठीक है ना, अपने एप्लीकेशन में, उस जो 29 का जो मोबाइल है उसके एप्लीकेशन में उसको डाउनलोड करेगा। अब समझिए, तो हमारे सिस्टम से जो सेंडर था और सर्वर तक जो जाएगा उसके बीच में कौन प्रोटोकॉल काम करता है, SMTP। SMTP। यानी उसका काम सेंड करने में हेल्प करता है, सर्वर तक पहुंचाने में वो हेल्प करता है। लेकिन सर्वर से मान लीजिए ईमेल हमें रिसीवर के पास जाएगा तो वहां से कैसे जाएगा, तो उसके लिए फिर आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका काम करता है। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो अगले क्लास में मिलते हैं, और भी चीजें और भी प्रोटोकॉल्स होंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद ये बताओ कितने लोगों को वेब डिजाइनिंग आता है आप में से, क्योंकि इस टॉपिक में वेब डिजाइनिंग भी है थोड़ा सा। आप लोग, आई होप कि सारे बच्चे ने वेब डिजाइनिंग कोर्स जरूर किया होगा यहाँ पे एडोन में। PHP सर। HTML और CSS सिंपल का वेब है। डिजाइनिंग है, सिंपल, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी किसी ने पढ़ा होगा। यस सर, यस सर। Yes sir, क्या है? HTML, कोई बात CSS, नहीं, मैं- JavaScript। हेलो सर, यस, सर एक क्वेश्चन था हाँ कि बताइए। सर डिफरेंट टाइप के सर प्रोटोकॉल में सर डिफरेंट पोर्ट नंबर का सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये पोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप का पोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है? चलिए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, हर एक सिस्टम, जैसे आपके लैपटॉप में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो हम Yes, अब उस सिस्टम में कैसे पहचानेंगे कि उस एप्लीकेशन के पास जाना है, उस एप्लीकेशन के पास जाना है, उस एप्लीकेशन के जाना है। तो सिस्टम के अंदर बहुत जितने भी एप्लीकेशन काम करें उसका एक नंबर असाइन किया जाता है, उसी को हम पोर्ट नंबर कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है। Sir, हम जैसे मान लीजिए आपके पास मैसेज गया, तो आपके पहली बात तो आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो तो आपके लैपटॉप तक तो पहुंच गया, लेकिन उस लैपटॉप के अंदर किस एप्लीकेशन के लिए वो मैसेज है, किस एप्लीकेशन के लिए जाएगा, व्हाट्सएप के लिए है तो व्हाट्सएप में जाएगा, ये चीज कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हर एक डिवाइस को पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है। तो Okay, sir. बेसिकली आप ट्रांसपोर्ट लेयर, आप यदि जाओगे, किसी रिसोर्स बुक होगा आपके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर में जाओगे, वहां पे पोर्ट नंबर का कंसेप्ट है, वही पोर्ट नंबर होता है जो हर एक एप्लीकेशन को असाइन किया जाता है, जिसके थ्रू आपके लैपटॉप के अंदर उस एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फलाना डिवाइस के लिए है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, बट प्रिपरेशन थोड़ा सा करते रहिए, बेटर होगा।